Very good evening to all of you dear students. Myself कमलेश ठक्कर, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज से एक बार फिर फिजिक्स का ही एक लेक्चर लेकर मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज डियर स्टूडेंट्स हम बीएससी पार्ट 1 यूनिट 4 पेपर 1 का एक टॉपिक देखेंगे और वो टॉपिक है म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यस डियर स्टूडेंट्स, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट टाइम हमने देखा था साइक्लोट्रॉन के बारे में, जिससे म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का यूज हुआ था और कैसे मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज कैरियर जो होता है, चार्ज पार्टिकल जो होता है, वो कैसे बिहेव करता है, उसको हमने समझा था डियर स्टूडेंट्स। आज डियर स्टूडेंट्स हम समझेंगे कि अगर दोनों फील्ड एक साथ लगा दी जाए तो क्या होगा। जैसा कि हमने सीआरओ में भी देखा था कि दोनों फील्ड एक साथ थी और तो उसका जो चार्ज पार्टिकल दैट मीन्स वहाँ इलेक्ट्रॉन था उसका बिहेव कैसा था। तो आज हम उसको डेरिवेशन से समझेंगे डियर स्टूडेंट्स। सो लेट्स गो फॉर आउटलाइन। ओके डियर स्टूडेंट्स, आउटलाइन में सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, जानेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, कुछ प्रीवियस बातें जानेंगे। उसके बाद हम डियर स्टूडेंट जानेंगे कि जो लॉरेंज फोर्स होता है उसके क्या कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम जानेंगे मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, जो कि हमारे इस चैप्टर का इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है हमसे डेरिवेशन। और फिर हम जानेंगे कि इसका रिजल्ट्स क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो इतनी कम पॉइंट्स हैं हमारे पास और हम इतने पॉइंट्स पर हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। सो लेट्स गो फॉर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल सी बात है, दो चीजें यहाँ पर हम लोग को पढ़नी है डियर स्टूडेंट्स। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। दोनों का जो फिजिकल सिग्निफिकेंट होता है डियर स्टूडेंट्स, वो हम पहले से जानते हैं कि जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर्ट करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है और उस फोर्स की वैल्यू होती है क्यू वी बी साइन थीटा डियर स्टूडेंट्स। ये वैल्यू होती है उस फोर्स की क्यू वी बी साइन थीटा। ये क्यू वी बी साइन थीटा जो है उसी को हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। लॉरेंज फोर्स की जो डायरेक्शन है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो भी हमने पढ़ा। और हमने ये भी पढ़ा कि जब कभी परपेंडिकुलरली कोई चार्ज कैरियर इंटर्ट करता है, चार्ज पार्टिकल इंटर्ट करता है, तो उसका जो पाथ होता है डियर स्टूडेंट्स वो हो जाता है सर्कुलर हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि जब कभी कोई चार्ज पार्टिकल उसमें इंटर्ट करता है तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है और उस फोर्स की वैल्यू कभी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो वो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ते थे तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम देखते थे कि स्टैटिक की बात होती थी कि यदि आवेश स्थिर है तो भी उस पर बल लग रहा है। ये होता है, ये जो फोर्स क्यूई लगता है वो आपका उस चार्ज पार्टिकल पर लगता है डियर स्टूडेंट्स। ओके, और डायरेक्शन जो होती है चार्ज पार्टिकल की टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो डिपेंड करता है कि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है कि निगेटिव है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि इसमें जो पाथ होता है वो कैसा होता है। जनरली इसमें जो पाथ हमें मिलता है डियर स्टूडेंट्स वो पैराबोलिक होता है। ये जो दो चीजें हम अक्सर पढ़ते हैं कि इसमें पाथ जो होता है सर्कुलर होता है, ये पैराबोलिक है, ये सब हमने स्टडी पहले भी की है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम चलते हैं कि लॉरेंज फोर्स को समझते हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में लॉरेंज फोर्स कैसा है डियर स्टूडेंट्स, इसको जानेंगे। ओके, तो लॉरेंज फोर्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कौन सा लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स क्या होता है। फिर हम जानेंगे डियर स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स क्या होता है। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स जो होता है, फिगर आप देखिए उससे आपको क्लियर हो रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली इंटर्ट करता है एक वेलोसिटी के साथ तो उस पर एक फोर्स लगता है, दैट इज फोर्स इज F is equal to QVB sin theta, but here perpendicular, that means theta is equal to what, 90 डिग्री। इसलिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो एफ की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, QVB हो जाएगी। अब ये देखिए यहाँ उसे लॉरेंट फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसके कारण ये क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जो हम साइक्लोट्रॉन में भी हमने पढ़ा और उससे पहले भी हमने पढ़ा दिया स्टूडेंट्स। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जाते हैं डियर स्टूडेंट्स तो ये उसका फिगर है कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल इंटर्ट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस पर एक फोर्स लगाता है और उस फोर्स की वैल्यू जो होती है वो F इज इक्वल टू QE होती है। और देखिए उसमें जो चार्ज पार्टिकल का पाथ होता है डियर स्टूडेंट्स वो एक पैराबोलिक होता है। तो ये दोनों लॉरेंट फोर्स जो है वो जब एक साथ लगेंगे, दैट मीन्स QBB एंड QE, तब क्या होगा हम आज उसकी स्टडी करेंगे और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे वो कैसे होंगे, दोनों फील्ड कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। लेट्स गो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन में डियर स्टूडेंट्स हमने जो पहले देखा है कि जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल एक इंटर्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है। उसी फोर्स को हम कौन सा फोर्स कहते हैं डियर स्टूडेंट, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। दो लॉरेंज फोर्स यहाँ पर एक साथ जब हम कंबाइन में लिखें तो उसका फॉर्मूला ये होगा,
इस फॉर्मूले को देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लॉरेंट फोर्स है और ये मैग्नेटिक फील्ड का लॉरेंट फोर्स है। क्यू को हमने कॉमन निकाला तो E प्लस बी क्रॉस बी जो इक्वेशन नंबर 1 बना वो हमारा लॉरेंट फोर्स का इक्वेशन बना डियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या अगर हम दोनों फील्ड को म्यूचुअली परपेंडिकुलर ले रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन हमने यहाँ पर चूज कर ली है कि E की डायरेक्शन y एक्सिस में है और B की डायरेक्शन z एक्सिस में है, तो यहाँ क्या स्थिति होगी? तो हमने E की डायरेक्शन को y एक्सिस में ले लिया और B की डायरेक्शन को z एक्सिस में ले लिया और इस इक्वेशन नंबर 1 पे हमने वैल्यूज पुट की वेक्टर फॉर्म में, दैट मीन्स यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। तो देखिए क्यू ई जे, क्योंकि E हमारा y एक्सिस में था और vx vy vz तो हमारा वेलोसिटी हो गया। जो B है देखिए उसके साथ k लिया है, दैट मीन्स वो कौन से एक्सिस का है? z एक्सिस का है। जब इसका हम प्रोडक्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए I का जब k के साथ प्रोडक्ट होगा तो डेफिनेटली j होगा, बट माइनस होगा तो माइनस में आया, और जब j का k के साथ होगा तो डेफिनेटली I होगा लेकिन प्लस में होगा, तो प्लस वाले को हमने पहले लिखा है और माइनस वाले को बाद में लिखा है डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो f आया वो f जो होता है जनरली वो इक्वेशन नंबर 2 में। ये इक्वेशन नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स हमें याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये है जिसका मैं आगे वाले स्लाइड में फिर से यूज करने वाला हूँ। आप इसे ध्यान से देख लीजिए, इसका स्नैपशॉट लेके इसको रख लीजिए, फिर हम इसको यूज करते हैं। बट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, तो मास तो ठीक है, एक्सिलरेशन को हम जनरली इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका कंपेयर करूँ डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 से, तो मुझे dv बाई dx अगर निकालना हो तो मैं f बाय m लूंगा। अब f बाय m लूंगा, ठीक है, मुझे f बाय m लेना है, लेकिन अगर मैं i के लिए x के लिए लूँ तो मैं सिर्फ बात करूंगा आयोटा वाले की, और आयोटा वाले में जो फोर्स हमारा है वो है क्यू बी वी वाई, करेक्ट। तो मैं जरूर क्यू बी वी वाई की बात करूंगा और उसके नीचे बात करूंगा किसकी? m की। ठीक वैसा ही देखिए, अगर मैं डी वी वाई बाई डी टी लेना चाहूँ डियर स्टूडेंट्स, तो मैं जे की बात करूंगा। तो जे में हमारा जो फोर्स है वो ये है डियर स्टूडेंट्स, और ये भी है ना। तो ये दोनों फोर्स जो है वो दोनों फोर्स को मैं लूंगा किसके? उसके नीचे क्या लूंगा? मैं एम लूंगा। और जब जेड की बात करूंगा डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ जेड का कोई टर्म नहीं है। तो कभी भी मैं यहाँ पर जब एक्सीलरेशन फाइंड आउट करूंगा, डी वी जेड बाई डी टी फाइंड आउट करूंगा, तो वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो इक्वेशन हमारा आया है ना, ए इक्वल टू एफ अपॉन एम। तो फोर्स देखिए कैसा रखा गया है, देखिए एक्स एक्सिस के लिए ये फोर्स की हमने बात की थी, करेक्ट। वाई एक्सिस में दो टाइप के फोर्स आए थे, ये और ये दोनों का सब्ट्रैक्ट हुआ था, और जेड एक्सिस में कोई फोर्स ही नहीं था, तो वो 0 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 3 जो है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये नंबर 3 जो इक्वेशन है, उस 3 इक्वेशन का ए पोर्शन, बी पोर्शन और सी पोर्शन हमें देखना है। आगे हम डियर स्टूडेंट चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा कि जो कि जेड एक्सिस के डायरेक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, दैट मीन्स वो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। अब हम आगे देखते हैं ये इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 बी को हमने सीधा उठाया। ये जो इक्वेशन है उसको मैंने यहाँ लिखा, ट्रांसफर करके मैंने वी एक्स की वैल्यू लाना चाहिए यहाँ से, किसकी वैल्यू? वी एक्स। तो मैंने इसे लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया है वी एक्स फाइंड आउट करने के लिए, बाकी सब पोर्शन हमारे सेम है। m बाई क्यू से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को, तो m बाई क्यू मतलब दैट मीन्स m और यहाँ का q कैंसिल हुआ, b बी एक्स, यहाँ का q और यहाँ का m भी कैंसिल हुआ, और यहाँ m बाई क्यू प्रोडक्ट में आ गया। अब मैंने b को क्या किया? ट्रांसफर किया, जिससे हमारे पास vx की वैल्यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन नंबर 4, वो हमारे पास आ गई, e बाई बी माइनस एम अपॉन क्यू बी डी वाई बाई डी टी। ओके, नेक्स्ट आगे वैल्यू रखते हुए डियर स्टूडेंट देखते हैं कि क्या हमें मिला। Vx तो मिल चुका है, तो इक्वेशन नंबर 4 से Vx को मिला, उसको हमने डिफरेंशिएट किया डी बाई डी टी, बोथ साइड हमने डी बाई डी टी किया। अब देखिए डी वी एक्स बाई डी टी की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स 3a में थी वो हमारे पास, और वो वैल्यू मैंने सीधी यहाँ पर रख दी, ठीक है। इसका जब डिफरेंशिएशन किया तो फर्स्ट टर्म तो आपका 0 हो गया, सेकंड टर्म में एम अपॉन क्यू बी डी टू वाई बाई डी टी टी हो गया, ये भी करेक्ट है। अब हमने इस पोर्शन को इस तरफ लाया, और जब इक्वेशन बनाया तो एक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बना जिसमें इस वैल्यू को हमने ओमेगा माना, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 5 का जो सॉल्यूशन आया डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, एक हार्मोनिक मोशन ऑफ द पार्टिकल एंड सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन इज y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई के फॉर्म में हमने लिया, ये लास्ट में जो लिखा हुआ है ये इस इक्वेशन नंबर 5 का क्या हुआ? आपका सॉल्यूशन आ गया। अब हम अगर यहाँ से हम अगर फाई की वैल्यू और ए की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो क्या करना होगा? तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 हमको जाना होगा Vx की वैल्यू के पास, कि Vx हमारे पास जो था वो क्या था। तो Vx की वैल्यू हमारे पास जो थी वो ई बाई बी एम क्यू बी बाई डी टी वाई था, उस वाई की वैल्यू मैंने पुट की। एम क्यू बाई बी, इसको ए वाई कॉस साइन का क्या हो जाता है? कॉस ओमेगा टी का, ओमेगा आपका बाहर आ गया, ए क्यू बी बाई एम। अब ये जो क्यू बी बाई एम मैंने लिखा है डियर स्टूडेंट्स, वो ओमेगा के प्लेस पे मैंने क्यू बी बाई एम लिखा है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू जो है
वो हमने क्या मानी थी, QB/m मानी थी। अब जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो इक्वेशन आया वो ये आया, दैट इज द वैल्यू ऑफ Bx। करेक्ट स्टूडेंट्स, Bx की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो अब a और phi की वैल्यू के लिए हमने t इक्वल टू 0 माना, तो इनिशियल में तो x की वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, y की वेलोसिटी भी 0 होगी, तो Vx इनिशियल वेलोसिटी होने के कारण 0 हो गया, तो phi की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 अगर हम a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो सब कुछ 0 होगा, साइन वाला साइन 0 0 होगा, तो a की वैल्यू आएगी ट्रांसफर करने से E/B आ जाएगी। चलिए देखते हैं, बी वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। ओके, तो डी बाई डी वाई का अगर हम डी वाई बाई डी टी करते हैं तो ई बाई बी साइन ओमेगा टी आएगा। अगर एक्स का करते हैं तो ई बाई बी माइनस ई बाई बी साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। हमने वैल्यूज पुट की है डियर स्टूडेंट्स, ये ए के प्लेस पे वैल्यू है, ये ए के प्लेस पे वैल्यू है, और जो ये आपका ओमेगा टी प्लस फाइव था वो फाइव आपका ऑलरेडी क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो ये इक्वेशन हमारे पास 8 आया। आगे डियर स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं कि x की वैल्यू जो है वो क्या होगी, तो x इक्वल टू ई बाई बी टी माइनस साइन ओमेगा टी, क्योंकि x हमें निकालना है तो ये जो Vx है उसका इंटीग्रेशन करना होगा, इसका इंटीग्रेशन हमने किया और x निकला हमारा, करेक्ट, क्योंकि dx बाई dt हमारे पास है, और dx बाई dt का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अगर हम, तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा, तो e बाई बी कॉमन आ गया, 1 का हो गया t और cos का हो गया साइन माइनस साइन, ये साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा प्लस C1 एक कांस्टेंट और आया। जब हमने y का किया, दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन किया, तो जो हमें वैल्यू मिली वो ये वाली मिली, ये बहुत सिंपल है। और z का तो डेफिनेटली 0 ही होगा, तो C3 एक कांस्टेंट आया। अब इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अगर t इक्वल टू 0 पर हम माने तो x y z की वैल्यू तो होती ही नहीं, ओरिजिन की बात होती है, तो C1 C2 C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि x 0 है। अब y 0 है, लेकिन हमको पता है कि t 0 होने पर भी इसकी वैल्यू 1 होगी, तो C2 की वैल्यू e अपॉन बी ओमेगा होगी, तो C2 की वैल्यू करेक्ट है e अपॉन बी ओमेगा, और C3 डेफिनेटली 0 होगा। अब x की वैल्यू जो हमारी होगी C1 के प्लेस पे 0 रखने से ये वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू C1 के प्लेस पे अगर हम C2 के प्लेस पे अगर हम e b ओमेगा रखेंगे तो 1 माइनस कॉस ओमेगा टी आएगी, और z की वैल्यू 0 आएगी। ओके, हमारा मेन रिजल्ट आया। कंक्लूजन क्या आया, जो हमारे इक्वेशंस आए उससे हमें समझ में आता है क्या क्या स्थितियां हमारे पास बनती है। सबसे पहले तो पाथ ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल इज साइक्लोडियन, मतलब दोनों तरफ दो एक्सिस में चलने वाला साइक्लोडियन, ठीक है। साइक्लोडल पार्ट जो है वो हम देखें तो ये देखिए कि इससे ये समझ में आ रहा है कि ये एक तो एक्स एक्सिस में चल रहा है, एक तो क्लॉकवाइज चल रहा है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। दूसरा दो एक्सिस में चल रहा है, एक तो वो एक्स एक्सिस में चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और दूसरा किस में ऊपर जा रहा है, वाई एक्सिस में चल रहा है, ठीक है। साइक्लोइडल इसका मूवमेंट हुआ, इसके पाथ का डायरेक्शन जो है मूविंग कैसा कर रहा है, क्लॉकवाइज, जो कि हमने बताया, ठीक है। और पार्टिकल मूव करने के साथ साथ कौन से प्लेन पर मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन पर मूव करना है, जेड से इसको कोई लेना देना नहीं है, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा डियर स्टूडेंट्स। पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, करेक्ट। तो ये था डियर स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स जो इसके रिजल्ट्स में हमको देखने को मिलते हैं। आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, जहां भी समझ में आया है मैथमेटिकल डेरिवेशन है, पॉज कीजिए और उसको समझिए। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए।